हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं वंश कथुरिया वीकेएस केमिस्ट्री का ओनर और आप लोगों का प्यारा सा दोस्त स्वागत करता हूं इस प्यारे से आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीकेएस केमिस्ट्री। तो गाइस, आज हमें स्टार्ट करना है +2 का एक चैप्टर, +2 यानी कि 12वीं चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मतलब अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस तो पढ़ेंगे गाइस, बिल्कुल पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मन की खुशी। तो गाइस, सबसे बड़ी बात बता दूं कि सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो पहले मुझे ये तो बता दो सॉल्यूशन होता क्या है। बता दो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे जीवन को संतुष्टि मिलेगी पता करके कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा पता करके कि सॉल्यूशन होता क्या है। आप भी कहोगे क्या सर मजाक कर रहे हो, बचपन से पढ़ते आए हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर सिंपली, जिसमें एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं और एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, इसकी मैं इसे प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो बनेगी होमोजीनियस, थोड़ी अच्छी सी तुम्हें लिखनी पड़ जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। हम बेसिकली अपने सिलेबस में हम ज़्यादा 2 कंपोनेंट्स तक के सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, मोर देन 2 कंपोनेंट्स। बाकी ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हों तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, 2 से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा बातें हम 2 की करते हैं समझने के लिए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया होमोजीनियस। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप लोग, सोचता हूँ कि आप लोग होमोजीनियस का मतलब तो अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाकी होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस वो मतलब जिसकी कॉम्पोजिशन, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होता है, मतलब कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, उन सब की कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द होल वॉल्यूम सेम रहे। ठीक है, मतलब सब कुछ जैसे कोई भी है, इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। ठीक है, कुछ भी दो लोगों से मिलके हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर होमोजीनियस का मतलब कि हर जगह पर इसकी प्रॉपर्टी सेम रहे। होमोजीनियस का बेसिक मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द होल वॉल्यूम और मास। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। ठीक है, और ये मतलब हम बेसिकली देखें 2 कंपोनेंट से बना हुआ, तो वो हम जो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, डिजाइन कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं सॉल्यूट और सबका फेवरेट सॉल्वेंट। अब सोचना मैंने इसे सबका फेवरेट क्यों बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों बोला। नाइस जोक, नोट। देखिए, सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा थोड़ी सॉल्यूशन के अंदर कम होती है, और सॉल्वेंट वो जिसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कम मात्रा वाला सॉल्यूट और ज़्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट। शाबाश, तालियां, आप लोगों ने इतना ज्ञान हासिल कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब बेसिक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस यानी कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द होल मास सेम रहे। ठीक है, मतलब पूरे के अंदर। ठीक है, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से बना हो। ठीक है, हम बेसिकली अभी 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें 2 कंपोनेंट्स, जैसे 2 कंपोनेंट्स मिले होंगे, एक को हम सॉल्यूट बोल देते हैं, एक को सॉल्वेंट। दोनों मिक्स किए होंगे, जिसकी क्वांटिटी कम उसे सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा, भाई थोड़ी हो जाती है गलती, और जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट।
ठीक है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी तो खुद लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, खुद की भी प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तक इतना से ऐसे मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, खुद लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर का मज़े लीजिए, लेक्चर के मज़े लीजिए। मेरा लेक्चर सुनने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी बस पॉपकॉर्न की और कोल्ड ड्रिंक की। मजाक कर रहा हूँ, कॉपी पेन की है कहीं सच्ची पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, तुम्हारा भरोसा भी नहीं ना। सर ने पॉपकॉर्न कहा है, आज तो पॉपकॉर्न लेके मस्ती से देखेंगे। कोई ना बेटा, देखिए सॉल्यूशंस चैप्टर पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टार्ट करना चाहूँगा, कुछ बेसिक टर्म्स जो +1 में सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कई होंगे जिन्होंने +1 में कई पाप भी किए होंगे, जिनको नहीं पता होंगी, बाकी पता होनी चाहिए, काफ़ी इजी टर्म्स है। ठीक है, सो इग्नोरिंग देम, मतलब नहीं आते तो भी पाप वाप। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली आप समझ गए, बाकी सॉल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स +2 की एनसीईआरटी में। ठीक है, आज हम बड़ा ही बेसिक सा काम करेंगे। सॉल्यूशन ऊपर वाला मिटा दूं क्या, नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम बात करने जो जा रहे हैं, ठीक है, वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होप सो आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा कि ये मास परसेंटेज क्या बला होती है। ठीक है, बाकी हम कंसंट्रेशन आपने वैसे सुना होगा, ये कंसंट्रेशन टर्म शुरू करने से पहले बता दूं, कंसंट्रेशन आपने वर्ड सुना होगा, इससे याद आया, कंसंट्रेशन से सुना होगा। एक कंसंट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेशन बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उससे हम कुछ कंसंट्रेशन को समझते हैं। ठीक है, कि मतलब उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट कितना है, इस टाइप से हम कंसंट्रेशन को समझ सकते हैं। खैर ये अच्छी बातें हैं। कंसंट्रेशन का वैसे मैंने बेसिक मीनिंग बताया, वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बट अभी हमें स्टार्ट करनी है कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, देखिए पहली टर्म है मास परसेंटेज। अब सर बताइए ये मास परसेंटेज होता क्या है, बताऊंगा ना, बताने के लिए बैठा हूँ। देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, एक सेकेंड गाइस, देखिए गाइस मास परसेंटेज क्या बला होती है, बला नहीं मतलब, ठीक है, इसको ये आपको ऐसा भी दिख जाएगा, परसेंटेज W/W, W यानी कि वेट बाय वेट। इसका मतलब ये है, जैसे आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा सोल्यूट, या मतलब दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, किसी एक चीज़ से नहीं बना होगा। ठीक है, अगर मान लो हमें किसी भी कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर हम उसका 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर कितने ग्राम, मतलब मास की यूनिट ले रहा हूँ मैं, बेसिक यूनिट मास की ग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना ग्राम वो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, कितना ग्राम वो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, बड़ा इजी होती है मास परसेंटेज निकालना, बहुत इजी। ठीक है, इसके ऊपर वैसे ही क्वेश्चन बच्चों वाले बोल सकते हैं कि कितना, चलो ठीक है बता देता हूँ। बच्चों वाला कंसेप्ट है मास परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बात और बता दूं इसको लिखने से पहले कि इस चैप्टर में मैं सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को A से। ठीक है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी, आप भी नॉर्मली ऐसे ही रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है,
परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि इसका फॉर्मूला टाइप लिख सकते हैं जो आप समझ ही जाएंगे देखते ही कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। वो है W से मैं वेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मान लो मुझे सोल्यूट या फिर कोई भी कंपोनेंट, सोल्यूट या सोलवेंट, ठीक है, को मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, तो वो पूरा ही लिख लेता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालनी हो तो मास ऑफ कंपोनेंट, जैसे हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर चाहे कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया हो किस चीज़ का या कुछ भी, जैसे हमने पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाई हो, ठीक है, तो हमें ग्लूकोज की वे मास परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कि मतलब ग्लूकोज किसी और चीज़ के अंदर हमने मिक्स किया, बेसिकली पानी या जो मर्जी, ठीक है, तो हम मास लेंगे ग्लूकोज का, डिवाइड करेंगे मास ऑफ होल सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब ग्लूकोज और जो भी हमने सॉल्वेंट डाला उसके मास को हम आपस में जोड़ देंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज देखते ही 100 की तो याद आई जाती है, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वेट का, जो कि है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, अगर हमें गिवन है X% ग्लूकोज, सपोज करो, ठीक है, मान लो हमें X% ग्लूकोज, हमें पता है कि उसके अंदर X% ग्लूकोज है, X% वेट बाय वेट, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उसका 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर X ग्राम ग्लूकोज बैठी होगी। बाकी किसी के परसेंटेज निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला टाइप अगर आप लोगों को याद करना है तो वो ये है, खैर इसमें इतना फॉर्मूले का तो क्या, ये तो बंदा वैसे ही निकाल सकता है कि इस चीज़ की परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। सपोज़ करो आपको 100 मार्क्स का पेपर है और आपके 90 आए, वहाँ 90 आए मार्क्स, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज आप कैसे निकालोगे कि 90% ही आएगी ना। जैसे यहाँ लिख दूँ कि 90 मार्क्स आपने गेन किए, 100 मार्क्स का पेपर था, यानी कि आपने गेन किए 90 और 100 मार्क्स के गेन की होल का मास 100 इंटू 100, यानी कि आपने लिए 90%, ठीक है। बस बेसिकली ये परसेंटेज ही है वेट बाय वेट, कि भाई मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास परसेंटेज तो एकदम मतलब बच्चों वाली चीज़ है एकदम, ठीक है। और मुझे पता है बच्चे समझ गए होंगे। अब ऐसी आती हैं कई तरह की परसेंटेजेस, अपने में खुद ही मैं आपको भी एक तरह की परसेंटेज बता दी, ऐसे 3 तरह की परसेंटेज हैं, ठीक है। वो मैं एक बार सब कुछ रब कर दूं फिर आपको लिख के बताता हूँ। परसेंटेजेस, पहली परसेंटेज पढ़ ली मास परसेंटेज। सेकंड अगर मैं बताऊँ तो एक है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी बड़ा मतलब ना, ये आपके नाम से ही समझ जाओगे आप। इसको चाहे आप लिख लो परसेंटेज W/V, क्या सिंबल या जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। अब इस परसेंटेज W/V का देखो बेसिक मीनिंग परसेंटेज का मैंने आपको मास वाले में बता दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसका बनेगा ऊपर मास बाय वॉल्यूम, यानी कि ऊपर आपको रखना है फॉर्मूले मास, यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन इंटू 100, भाई परसेंटेज है तो 100 तो आएगा ही आएगा। मतलब अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ गए होंगे हो है क्या। मैंने तो अभी तक आपको इसका सिर्फ बेसिक एक फॉर्मूला ही बताया, जो कई बच्चे पहले निकाल चुके होंगे, निकाल क्या पता ही होगा। इसका मतलब ये है बेसिकली, अगर आपको गिवन है मान लो X परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 हाँ H2SO4 मान लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100, इसमें मैं वॉल्यूम की यूनिट में इसके लिए ml में एक बार ले रहा हूँ, अगर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर होगा X ग्राम H2SO4, ठीक है, समझ गए। अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है X% वेट बाय वॉल्यूम तो 100 ml
सॉल्यूशन के अंदर x ग्राम H2SO4। ऐसे ही आता है एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए परसेंटेज की टर्म्स बहुत ईजी हैं, ठीक है, ये तो बस कोई मजाक है जो बच्चे मजाक में सीख जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, मतलब ईजी सा काम है बिल्कुल। एक सेकेंड, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, या लिख लिया करो, वो ज़्यादा बेटर है। एक सेकेंड, अब है थर्ड टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज V बाय V लिख देता हूँ मैं इसे। इसका बनेगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके पास 100 ml वॉल्यूम, अगर मैं किसी चीज़ की x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेता हूँ, सपोज करो इथेनॉल, ठीक है, तो अगर हम 100 ml पूरा सॉल्यूशन है तो उसके अंदर x ml इथेनॉल होगा। यही बात है बेसिकली कि देखिए आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि 100 क्यों ना परसेंटेज है, इसलिए कि मतलब वही 100 ml हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके अंदर वो कितने ml होगी, जितनी भी हम परसेंटेज गिवन है। देखिए परसेंटेज का बेसिक फंडा यही है कि जिसके मतलब पूरे मास, अगर हम पूरे सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम जो भी सॉल्यूशन लेंगे, मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास अगर हम 100 लेते हैं तो उसके अंदर वो हमारे पास कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है वही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस बेसिकली 3 ही तरह की परसेंटेज है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको मान लो कहीं पर गिवन हो कि x% गिवन ना हो, वेट बाय वॉल्यूम या कैसा वॉल्यूम, तो वेट बाय वेट ना गिवन हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ना गिवन, सीधा दिया हो कि आपको ये इतने % है तो आप उसे वेट बाय वेट मान सकते हैं, ठीक है। मान लो ना दिया हो, पहली बात तो गिवन होना चाहिए, ठीक है, मास परसेंटेज आप उसे मान सकते हैं, बाकी बेसिक है, पहली बात तो गिवन ही होगा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेजेस करने के बाद एक टर्म और आती है कंसंट्रेशन टर्म्स में ही, ppm। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। देखिए अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कंसंट्रेशन हमें क्या बताती है। ये बताती है कि अगर हमारे पास मिलियन यानी कि 10⁻�6, पता ना, मिलियन यानी कि 10⁻�6, अगर हमारे पास 10⁻�6 पार्ट्स मान लो एक बार सॉल्यूशन के हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितना वो कंपोनेंट होगा, कितना कंपोनेंट होगा जिसका भी हमें निकालना है, ठीक है। मतलब मिलियन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर हम सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स ले लें तो उसके अंदर उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। जैसे परसेंटेज में हम निकालते थे कि अगर हम सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स ले लें तो उसके अंदर उस कंपोनेंट की मात्रा कितनी होगी, वो परसेंटेज, और पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली हम ये मास के अंदर ही ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो ppm का, ppm का बेसिक फॉर्मूला है कि भाई मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻�6, ठीक है। ये हो गया ppm का मतलब। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कि मिलियन पार्ट्स के अंदर उस कंपोनेंट की मात्रा कितनी है। ये बेसिकली हम उन चीज़ों के लिए निकालते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया, मतलब इतने पार्ट्स के अंदर इतने, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी स्मॉल चीज़ों के अंदर हम निकालते हैं, ठीक है, चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ppm, कि मतलब मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के अंदर उसका कितना हिस्सा है, ठीक है। ये बड़ी बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, निहायती वाली बेसिक। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये टर्म्स तो आप लोगों को आती ही होंगी, ठीक है, समझ सकता हूँ ना, आती है ना, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट टर्म की, जो कि है मोलैरिटी।
ठीक है। मोलैरिटी भी आपने +1 में पढ़ा होगा, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्यूशन, इन पर लीटर सॉल्यूशन, हाँ पर लीटर, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करती है मोलैरिटी। और इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, मतलब अगर मैं सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करता हूँ और नंबर ऑफ मोल्स को N से, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं बेसिकली NB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, NB बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि लीटर में लेनी है, ठीक है। बस ये है मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके यूनिट आप ले सकते हैं, देखते ही पता चल गए होंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। बाकी इसे लोग मोलर भी बोल देते हैं, मोलर, या कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके यूनिट्स, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय में हाँ, मोलर मास को एक बार मैं चलो mm से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता कि गिवन मास में मोलर मास कैसे नंबर ऑफ मोल्स आए, तो वीकेएस केमिस्ट्री के ऊपर मोल कंसेप्ट की भी वीडियो है, कृपा कर जाके देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और मान लो आपको वॉल्यूम इन्होंने ml में दे दी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलैरिटी तो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं इसकी वैल्यू ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है। और अगर मान लो इन्होंने वॉल्यूम, क्योंकि आपको सीधा से लीटर में दे दें, इतने तो शाने हैं नहीं, ठीक है, ml, ठीक है। अगर मान लो इन्होंने मिलीलीटर में वॉल्यूम दे दी, तो वॉल्यूम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इस 1000 को अब ऊपर ले जाइए, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला मोलैरिटी का, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में इसको एक बार इरेज कर दूँ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बारी आती है मोलैरिटी की। मोलैरिटी भी बड़ा बेसिक सा है, बड़ा ही बेसिक है। मोलैरिटी ठीक है गाइस, यहीं पर थोड़ा हेर फेर कर रहा हूँ, माफ़ी गाइस को, तो चलो नहीं करते ज़्यादा। मोलैरिटी इसका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी, और इसमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, इसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। मतलब कि अगर आपके पास 1 किलो सॉल्वेंट है, उस 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, इसका भी फॉर्मूला वैसे ही लिख लीजिए, मोलैरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो मैं एक बार W से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और सॉल्वेंट को मैं A से, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला। इसकी यूनिट आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मोल पर केजी, मतलब बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आज आपको। आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक, ठीक है। मोल पर केजी, और इसको मोलल बोल देते हैं, इसको मोलर बोला था, मोलल, और इसको स्मॉल m से भी इसका यूनिट रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी अगर मैं वैसे लिखूँ, ये हम केजी में ले रहा हूँ भाई, ठीक है। और मोलैरिटी को मैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिख सकता हूँ, वही जैसे मैंने अभी मोलैरिटी में काम किया, ठीक है। अगर मान लो यही हमेशा ने लोग ग्राम में दे दें मास, ठीक है,
तो ग्राम के लिए इसे 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये डिवाइड ऊपर जाके बन जाएगा इनटू में 1000। ठीक है, ये मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म जो चल रही थी उसमें हम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी भी पढ़ी है, ये मत सोचना। और आज के लेक्चर में आपकी एक कंसंट्रेशन टर्म रह भी जाएगी जो है नॉर्मेलिटी। बता दूं पहले, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और भी कई बातें करनी है, सिर्फ टर्म नहीं, उसके रिलेटेड और भी कई बातें करनी है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊँगा। ठीक है, बट अभी आज के लिए टाटा बाय बाय। बिल्कुल नहीं, बैठो। ठीक है, टाटा बाय बाय करूँगा, बैठो यार 2 मिनट, बातें करते हैं। बातें नहीं, मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल या हाँ मोल फ्रैक्शन, ये भी एक टर्म है आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाती है। बहुत इजी है। अगर मान लो आपको गिवन है सोल्यूट को, मैं फिर से पता है ना किससे रिप्रेजेंट करूँगा, सोल्यूट को बी से और उसको ए से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, काई भी बोल देते हैं। ठीक है, काई भी एक सिंपल यूज़ कर लेते हैं, बट हम एक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होता क्या बेसिकली, अगर हमें किसी की भी मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या बनेगी, ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मान लो मैंने सोल्यूट की निकालनी है, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, एक्स बी, तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और अगर वही मुझे निकालनी हो सोलवेंट की, तो वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, ये तो अब याद रखेंगे ही। ठीक है, और एक बात इसमें और बता दूं, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, मतलब 2 कंपोनेंट्स हैं, उनकी अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो उनका सम 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब समझदार लोग समझ गए होंगे क्यों 1 के इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करना पता चल जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए पहली बात तो आ जाएगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। होमवर्क, नो होमवर्क, मतलब ठीक है यार, समझ जाओ कि अगर बता देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी को अगर आप ऐड करोगे तो एन ए प्लस एन बी, नीचे एलसीएम, ऊपर भी यही बचेगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये आपस में कट के 1 बन जाएगा। चलो बेसिक है, आता ही होगा आप लोगों को। तो गाइस, अब मैंने आपको काफ़ी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बताई, और इन कंसंट्रेशन टर्म्स का सिलसिला मैं अगले चैप्टर में भी रखूँगा जारी। इन कंसंट्रेशन टर्म्स का सिलसिला मैं अगले चैप्टर में भी रखूँगा अगले लेक्चर में भी रखूँगा जारी। तब तक के लिए बाय बाय नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लो, ज़्यादा नहीं, पहला दिन है, मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊँगा। 1-2 न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर करते जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, वेट तो गाइस, अब आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो मैंने अभी राइट किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गाइस न्यूमेरिकल कैसा है बताइए, और ये मैं अभी आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगा। पहला न्यूमेरिकल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो नो चिंता। खैर बाकी मैं सारी करता होता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो गाइस ये न्यूमेरिकल बड़ा इजी है। ठीक है, निहायत ही ईजी। ठीक है, तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 इन ए सोल्यूशन, ये SOLN से मतलब सोल्यूशन है मेरा, सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है।
मोल फ्रैक्शन निकालनी है इथाइलिन ग्लाइकोल की। क्या है यार, बड़ा इजी है। ठीक है, मैंने देखो हमें गिवन है 20% C2H6O2 बाय मास। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम, ओके मैं इसका लकीर खींच रहा हूँ, ठीक है, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे पास 20 ग्राम, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो उसके अंदर 20 ग्राम होगा हमारे पास C2H6O2। बहुत अच्छा, निहायत ही अच्छा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम C2H6O2। परफेक्ट। ठीक है, और अगर हमें गिवन नहीं है कि सॉल्यूशन में और क्या है, मतलब एक ही पार्टिकल गिवन है हमें, मतलब एक ही कंपोनेंट गिवन है, तो लेट अस कंसीडर कि एक्वस सॉल्यूशन है कि और कुछ नहीं गिवन, तो हम इसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही मान लेंगे। ठीक है, मान सकते हैं ऐसे। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ यहाँ पर गिवन। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि एक्वस सॉल्यूशन ही है। ठीक है, ना गिवन हो तो ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, यानी कि 20 ग्राम C2H6O2, यानी कि 80 ग्राम सॉल्वेंट, वो जो मैंने एक बार कंसीडर किया है पानी। मतलब इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन रही नहीं क्या, इतना आपने बात समझ ली तो मतलब परसेंटेज का यूज़ ऐसे काम में आता है। ठीक है, और लेटेस्ट कंसीडर अगर मैं इसको B मानूँ और इसको A कंसीडर करूँ एक बार के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमको तो इसका मोलर मास गिवन ही नहीं है, निकाल लेते हैं ना। C2H6O2 C2 यानी कि दो कार्बन का मास यानी कि 24, एक का बाना होता है +6 यानी कि हाइड्रोजन 6 है ना, और ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। ठीक है, तो इसका आएगा, अगर तुम्हें मैथ्स आती है बेसिक तो बाकी एडिशन कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी शायद कर सकता है ना, है ना। देखो भाई मेरी गलत हो जाए। हाँ, 62 ग्राम C2H6O2 का मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे 20/62। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी कि H2 आएंगे 80/18। ठीक है, कितने आएंगे कैलकुलेट करो और मुझे भी बताओ। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत करता हूँ कैलकुलेशन की, तुम्हारा टाइम बचेगा, बाकी तुम खुद करो, डिवीज़न ही है बेसिक, कर लोगे। तुम्हारे लिए प्रॉपर आंसर के लिए मैं फिर थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 आने हैं 0.322। ठीक है, और उसके आने हैं 4.44, अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, इसके भी 0.32 ही मान लो, चलता है यार इतना तो। ठीक है, इतने आगे। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी स्पेस की किल्लत के कारण मैं ये थोड़ा इरेज करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों की परवानगी हो तो। ठीक है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आए हैं 0.32 और इसके हैं 4.44। ठीक है, हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, 0.32 डिवाइडेड बाय में 0.32 प्लस 4.44। इसका प्रॉपर आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकेंड, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, ठीक है, जिसका इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 0.0
672, ठीक है। बता दूं भाई, झूठ नहीं कहता, कैलकुलेटर का सहारा लिया है, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन आ गई 0.0672। अरे इससे एक बात ध्यान में आई, मोल फ्रैक्शन की यूनिट बताना, मैंने बताया नहीं आप लोगों को। मोल फ्रैक्शन की यूनिट्स कुछ तो होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, कट जाएंगे। सिंपल इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दैट वुड बी ग्रेट। तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन आ गई। अब बारी है एक और क्वेश्चन करने की, सिर्फ एक और आज की क्लास के लिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। गिवन है, क्या है गिवन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। भाई मतलब निहायत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। मोलैरिटी का मैंने आपको सब कुछ तोड़ ताड़ के फॉर्मूला बताया था कि गिवन मास, ठीक है, NaOH का सोल्यूट ही हो गया ना, बाय में मोलर मास, ठीक है, इनटू अगर वॉल्यूम ml में गिवन है, ठीक है, इनटू 1000। सब कुछ तोड़ ताड़ के एक फॉर्मूला बताया था, वही चिपका दो, ठीक है। गिवन मास हमें 5 ग्राम, मोलर मास NaOH का होता है 40, कैलकुलेट कर लो। Na का 23 और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17 और 23 40, ठीक है 40। गाइस 5 मोलिकुलर मास 40 ग्राम आएगा, अभी बताया NaOH का, इंटू 1000 बाय में 450 ml, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 गया, ये गया, 2 ज़ीरोज़ गई ना, 5 9 और 2 5, ये 2.5/9। इसको सोल्व करेंगे गाइस तो आपका आंसर आएगा लगभग 0.277 मोलर, ठीक है। इसके यूनिट मोलर या मोल पर लीटर ही आएंगे, ये नहीं है कि वॉल्यूम ml में दी हुई है तो, ठीक है। वो ml को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो 1000 से जब डिवाइड किया था तो 1000 ऊपर चला गया था, ठीक है, यूनिट हो जाएगी। तो गाइस अब आप लोगों को दिल से एक बात कहना चाहूँगा, एक बड़ा सा थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहे इस लेक्चर के दौरान। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और जो करना कीजिए, मुझे क्या, और पढ़ाई करें, जो कराया उसे रिवाइज ज़रूर करिए और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करना, आप लोगों के दिल को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बाय बाय और अपनी लाइफ को जियो और मज़े करो।